आज हम लोग बीजगणित के एक और चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी को समझने के लिए आइए हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। माना कि आप एक गुल्लक में रोज पैसा डालती हैं, तो मान लीजिए कि 1 मई को आप उस गुल्लक में 10 रुपया डालें, फिर 2 तारीख को फिर 10 रुपया डालें, तो 10 और 10 मिलके क्या हो गया, 20 हो गया। फिर 3 तारीख को फिर 10 रुपया डालें। रोज आप 10 रुपया डाल रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो भी पहले दिन का पैसा है उसमें 10-10 रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है। 4 मई में फिर 10 रुपया डाल दिए, तो फिर ये हो गया 40 रुपया। तो इस तरह पहले हम देख रहे हैं 10 रुपया, फिर देख रहे हैं 20 रुपया, फिर 30 रुपया, फिर 40 रुपया। इस तरह करते करते आप रोज़ 10 रुपया डालते जाते हैं। अब 10 रुपया जो डाल रहे हैं, तो आप देखिए ये सारे जो हैं कॉमा दे दे के जो हम लोग लिखते हैं, ये पद कहलाते हैं। तो ये दूसरे दिन का रुपया जो है वो पहले दिन का रुपया से 10 ज़्यादा है। देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का अंतर 10-10 रुपये का अंतर है। 30 और 40 में भी 10 का अंतर, 20 और 30 में भी 10 का अंतर, 10 और 20 का भी 10 का अंतर। तो हम लोग कहेंगे कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, ये सारे पद हैं, पद सारे पद में पहला पद के अतिरिक्त, मतलब इसको छोड़ के अपने पद में एक निश्चित संख्या, यहाँ पे निश्चित संख्या क्या है, 10 है, इसको जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए ये सारे पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ 10 में 10 जोड़ दिए तो 20 हो गया, 20 में फिर 10 जोड़ दिए तो 30 हो गया, 30 में फिर 10 जोड़ दिए तो 40 हो गया। तो समांतर श्रेणी जो है संख्याओं का एक सूची होता है जिसमें प्रत्येक पद, पहला को छोड़ के से प्रत्येक पद जो है अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये इसका परिभाषा हो गया। आइए अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग इससे संबंधित। इस उदाहरण को देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसमें प्रत्येक पद जो है अपने पिछले पद से एक अधिक है। सब में देखिए एक एक का अंतर है। एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में देखिए इसमें प्रत्येक पद जो है, जैसे 100 से 70 जा रहा है तो 30 घटा दिए हैं, फिर 70 से 40 गया, फिर 30 घटा दिए हैं, फिर 40 से 10 गया तो फिर 30 घटा दिए हैं। तो इसमें भी एक निश्चित संख्या घट रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं। -3 -2 -1 0 डॉट डॉट डॉट। इसमें दूसरा पद कैसे प्राप्त हो रहा है, देखिए इसमें दूसरा प्राप्त करने के लिए 1 जोड़ देंगे। -3 में 1 जोड़ेंगे, -2, फिर -2 में 1 जोड़ देंगे, फिर -1, फिर -1 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक विशेष पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 1 जुट रहा था, यहाँ पे -30, यहाँ पे +1। अब और एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक और उदाहरण है 3,3,3,3। इसमें देखिए कुछ नहीं जुट रहा है, 3 ही है, इसका मतलब 0 जुट रहा है, 0 जुटते जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक समांतर श्रेणी में जो एक निश्चित संख्या जुट रहा है, देखिए एक ही संख्या है जो जुट रहा है इसमें भी, तो ये कहलाएगा क्या, सार्व अंतर। इस संख्या को क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। यदि बोले इस समांतर श्रेणी में सार्व अंतर क्या है तो बोलेंगे क्या, 10 है। इसमें सार्व अंतर क्या है तो क्या बोलेंगे, 1 है। इसमें -30 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, देखिए समांतर श्रेणी को AP लिख सकते हैं हम लोग, इतना लंबा ना लिख के, और सार्व अंतर को D लिखेंगे। सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। हम लोग उदाहरण से देख लिए। अब इसका हम एक व्यापक रूप लिखते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप।
तो व्यापक रूप में यदि मान लीजिए कि ए कोई संख्या है, ए संख्या है, इसमें एक फिक्स्ड नंबर जुट रहा था, वहाँ पे हम लोग देख रहे थे, तो वो फिक्स्ड नंबर सोच लेते हैं कि डी है। तो यहाँ पे ए में डी जोड़ दिए, फिर ए इसमें फिर डी जोड़ दीजिए, तो ए प्लस 2d, फिर इसमें डी जुट गया, ए प्लस 3d। इस तरह से आगे के पद मिलते जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि आगे के पद कैसे मिलते हैं, जब उसका पहले के पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से समांतर श्रेणी का एक संख्या का सूची मिल जाता है हम लोग को। यहाँ पर ए जो है, ए को हम लोग बोलेंगे पहला पद और डी को बोलेंगे सार्वंतर। इससे ये भी स्पष्ट है कि यदि हम लोग को सिर्फ ए और डी दे दिया जाए और बोला जाए कि आप एक सूची तैयार कर दीजिए समांतर श्रेणी के संख्याओं का, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यदि बोल दिया जाए कि आपको गुल्लक में एक दिन में डालना है 10 रुपया, रोज डालना है 10 रुपया, मतलब कि डी हो गया 10, क्योंकि 10-10 ही डालना है एक निश्चित संख्या को। तो हम लोग इसका तैयार कर दिए कि पहला दिन 10 रुपये डालें, फिर 10 में 10 जोड़ दीजिए 20, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए 30। तो ये एक संख्याओं की सूची तैयार हो गई समांतर श्रेणी में। ये सारे पद को देखिए, अपने से पहले वाले पद का 10 अधिक है। अब हम लोग सीखेंगे कि कौन सा परिमित एपी है, यानी परिमित समांतर श्रेणी है, और कौन सा अपरिमित समांतर श्रेणी है। तो परिमित समांतर श्रेणी के बदले में हम लोग एपी लिख देते हैं, इतना बड़ा ना लिख के। तो परिमित एपी को देखेंगे, तो वैसा एपी जिसका अंतिम पद दिया हुआ हो, वैसा एपी जिसका अंतिम पद दिया हुआ हो, वो कहलाएगा परिमित एपी। जैसे ये एक उदाहरण ले लीजिए, डॉट 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 करके यहाँ पे आ गया 157। तो यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ है, तो ये हो गया परिमित एपी। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये एक और उदाहरण देख ले रहे हैं, 200, 250, 300, 350, ऐसे करके 750 तक जा रहे हैं। इसका अंतिम पद दिया हुआ है, तो ये हो गया परिमित एपी। अब हम लोग देखेंगे अपरिमित एपी क्या है। तो अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग देखे हैं 6, 9, 12, 15, डॉट 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 डॉट। देखिए इसका मुंह खुला हुआ है, कहीं पे लास्ट में एक पद दिया हुआ नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमित एपी बन गया। यहाँ एक सवाल दिया हुआ है, देखिए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जहाँ ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो कैसे हम लोग संख्याओं की सूची तैयार करेंगे समांतर श्रेणी का। तो देखिए हम लोग उसका व्यापक रूप पढ़े हुए हैं कि ए होता है, ए में डी जोड़ते जाइए, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे हम लोग को 4 पद चाहिए। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 ही पद जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ए के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए 10 हो गया तो 10 लिख देंगे, या फिर ऐसे लिखिए ए 10 हो गया, ए प्लस डी क्या हो गया 10, और फिर 10 दिया हुआ है 10 जोड़ दिए तो 20 हो गया। ए प्लस 2d क्या हो गया 10 प्लस 2 गुना 10, ये हो गया 10 प्लस 20, 30 हो गया। ए प्लस 3d क्या हो गया 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। तो देखिए मेरे पास पहला पद 10 हो गया, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। ये हम लोगों का समांतर श्रेणी प्राप्त हो गया। आप या तो ऐसे बनाइए या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 10 ले लिए, फिर उसमें 10 जोड़ दिए 20, फिर उसमें 10 जोड़ दिए 30, फिर इसमें 10 जोड़ दिए 40। तो इस तरह भी मिल रहा है, हम लोग मौखिक रूप से भी बना सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक और सवाल है कि एपी में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी में रहने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों का
अंतर जो है हमेशा संख्याओं के बीच का अंतर जो है बराबर होगा। तो पहले हम इसको इससे घटा के देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ के ये मिला है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 से 3 को यदि घटाया जाए तो -2। फिर इसमें देख रहे हैं -1 को फिर -1 से घटाया गया तो -2। फिर -3 को फिर -1 से घटाया गया तो -2। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं -2 का अंतर है, यानी कि ये तो एपी में है। अब हम लोग प्रथम पद बता देंगे। प्रथम पद यहाँ पे क्या है? प्रथम पद हो गया, प्रथम पद को हम लोग ए भी बोलते हैं, ए बोलेंगे। ए हो गया यहाँ पे 3 और सार्वंतर को हम लोग डी बोलते हैं। यहाँ ए सार्वंतर हो गया 1 - 3 घटा देंगे, मेरा सार्वंतर मिल जाएगा। दूसरे पद को पहले पद से घटाने पे सार्वंतर मिल जाएगा। सार्वंतर बराबर हो गया दूसरा पद घटाव पहला पद। ऐसे हम लोग सारा एपी को चेक कर लेंगे कि कौन एपी में है। एपी में होने का कंडीशन क्या है आपको बता दिए कि एक निश्चित संख्या या तो जोड़िए या फिर घटाइए या फिर जीरो जुड़ सकता है। तो निश्चित संख्या हमेशा जुड़ते जाता है इसमें। तो वो निश्चित संख्या आप धनात्मक भी हो सकता है या फिर ऋणात्मक भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। उदाहरण से हम लोग देख लिए। तो एपी का प्रथम पद हम लोग निकाल दिए यहाँ पे। अब यदि बोला जाए कि यहाँ पे प्रथम पद क्या है, इस उदाहरण में प्रथम पद क्या है, तो यहाँ पे प्रथम पद हो गया 10 और डिफरेंस 10 है। यहाँ पे 20 से 10 को घटा देंगे यदि, तो यहाँ पे देखिए 10 मिल जा रहा है। तो ये भी कॉमन डिफरेंस आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ एक और सवाल दिया हुआ है कि 3/2 1/2 ... दिया हुआ यहाँ पे में प्रथम पद मतलब ये प्रथम पद लिख दिए हम लोग a = 3/2 और सार्वंतर मतलब d निकालना है। तो हम लिखे हैं दूसरा पद को पहला पद से घटा देने से हम लोग को सार्वंतर मिल जाएगा। तो d = हो गया दूसरा पद हो गया a 1/2 - 3/2 घटाने पे आ रहा है -2/2 -1। तो हम लोगों ने इन तीनों उदाहरण में देखा कि यदि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ रहता है तो दोनों के हेल्प से हम लोग एपी बना सकते हैं, समांतर श्रेणी का संख्याओं का सूची बना सकते हैं यदि मेरे पास प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहे तो। दूसरा में हम लोग देखें कि यदि कोई संख्याओं की सूची दी हुई है तो हम लोग उसको चेक भी कर सकते हैं कि वो एपी में है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को सिर्फ उसका सार्वंतर देख लेना है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि देखेंगे कि नहीं दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बराबर आ जा रहा है तो बोलेंगे हाँ ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि यदि कोई संख्या का सूची दे दिया गया है और बोला गया कि आप प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए तो आप वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग करके देख लिए। तो अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा पढ़ेंगे अगले क्लास में। आप लोग इन सब सवालों को ट्राई कीजिए घर में कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, यहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। यहाँ पर एपी है या नहीं है, यदि है तो कौन कौन है उसका सार्वंतर और प्रथम पद लिखना है और 3 पद और निकालना है। 3 पद भी निकालना आसान है। उसके बाद जो भी सार्वंतर आएगा उसको जोड़ते जाएंगे उसी संख्या में तो आ जाएगा। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक बस।